subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic anatomy and physiology of the skin that is a part of integumentary system. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्किन के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। And if you want to watch my previous videos regarding the human anatomy physiology, you can check the description box below by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video basically contains basic introduction about the skin, basic structure of the skin and basic physiology or function of the skin. So now come to the topic. So first we should discuss about some basic introduction about the skin. So as we know that this is the human body, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे जो अपर पार्ट है जो कि हमारे पूरी बॉडी को कवर करता है, वो आपका स्किन ही है। तो स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एज वी नो दैट, एंड वी आल्सो नोन एज ए इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, एंड दिस इज द स्किन। द स्किन इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी विच कवर्स द बॉडी एंड कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द बॉडीज। तो ये आपके जो मेम्ब्रेन लाइनिंग है और आपके जो आउटर लेयर है जो कि पूरी बॉडी को कवर करता है, उसको बोलते हैं स्किन। इसलिए स्किन जो है आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगी वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के थ्रू ही हमारी बॉडी को सिग्नल मिलेगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे को सिग्नल के रूप में स्किन ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एंड द मेजर रोल्स आर इन प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए इट में हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजुरी एंड द माइक्रोबियल अटैक। क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है इसलिए जो भी आपकी जो फिजिकल इंजुरी होगी वो स्किन से ही होगी, या फिर आपके जो माइक्रोबियल अटैक्स हैं वो स्किन के थ्रू ही होंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्किन जो है इन अटैक से हमको बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफेंस सिस्टम, नॉन स्पेसिफिक फर्स्ट डिफेंस सिस्टम इन अवर बॉडी। ठीक है। एंड इट कंटेन्स सेंसरी नर्व एंडिंग्स that enable to discrimination of the pain, pressure, temperature and the touch. तो बेसिकली ये जो स्किन है, स्किन की जो डर्मिस एरिया है उसमें बेसिकली आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और इनमें ही एक तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके पेन को, प्रेशर को, टेम्परेचर को या फिर टच को सेंस करके सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन की ओर, और उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं। एंड उसके अलावा जो मेन फंक्शन है वो है आपका बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि स्किन में ही आपके स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं और स्वीटिंग के थ्रू ही हमारा बॉडी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। एंड नाउ कम टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, एज यू नो दैट दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, और जो अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया है वो होता है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया है। एंड इन सर्टन एरिया इट कंटेन्स एजरी स्ट्रक्चर्स लाइक ग्लैंड्स, हेयर एंड नेल्स। तो कुछ एरिया पे ये ग्लैंड्स भी प्रेजेंस रखते हैं, जैसे कि बात करें आपके सीबम की हो, स्वीट ग्लैंड्स की हो। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपके हेयर भी होते हैं, जो नेल हैं वो भी स्किन का ही पार्ट है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके आप देख सकते हैं। ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, ये आपके अपर लेयर है, ये आपके एपिडर्मिस हैं, ये डर्मिस एरिया है, ये सबक्यूटेनियस एरिया है, ये स्वीट ग्लैंड्स हैं जिसके आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली इस कंटेन्स 3 लेयर। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस, सेकेंड इज द डर्मिस एंड थर्ड इज द सबक्यूटेनियस विच इज अ फैटी लेयर। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड नाउ कम टू द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द लेवल्स। सो फर्स्ट इज दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्वीट डक्ट्स। तो ये आपके स्वीट ग्लैंड्स हैं। ठीक है। और इनसे निकलते हैं स्वीट्स, तो ये आपके स्वीट डक्ट्स हैं। ठीक है। ये आपके जो अपर लेयर है वो एपिडर्मिस लेयर है, ये आपका डर्मिस लेयर है। ठीक है। ये आपका सबक्यूटेनियस लेयर है जो कि एक तरीके से फैटी लेयर है, इनमें फैट्स बेसिकली प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरी वेन्स हैं दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्यूटेनियस नर्व हैं, ये नर्व हैं, ये आपके बेसिकली मिशनर कॉर्पस्कल्स, और ये आपके पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, जो कि एक तरह के सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी पार्ट्स हैं आपके नर्व एंडिंग का, जो कि सेंस करते हैं आपके प्रेशर को। ठीक है। ये आपके हेयर रूट है,
ये आपका हेयर फॉलिकल्स हैं, ये आपके हेयर पेपिली हैं, और ये आपके हेयर हैं एक तरीके से। ये आपके सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जिसपे आप सीबम प्रेजेंस होते हैं, जो कि आपके हेयर के थ्रू इसके अपर पार्ट में रिलीज होते हैं इनके थ्रू। ये आपके जो अपर लेयर है वो आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये हेयर शाफ्ट है, ये जर्मेटिव लेयर है जहाँ से आपका स्किन दोबारा बनता है, यहीं से आपका स्किन जो है अपर लेयर जो है वो बनना शुरू होता है। ये आपका डर्मल पेपिली है, ठीक है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स है ना वो इसी की वजह से आपके बनते हैं, जो हम आगे बात करेंगे डिटेल में वन बाय वन। एंड नाउ कम टू द फर्स्ट लेयर, द एपिडर्मिस। तो बेसिकली इसमें 3 लेयर होते हैं, 2 मेजर लेयर हैं, मेन लेयर है वो है आपका एपिडर्मिस, एक आपका डर्मिस। तो ये आपका एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है कि आपका जो सबसे अपर पार्ट है, सबसे सुपरफिशियल पार्ट है वो है आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये बेसिकली आपके इसमें नॉन निक्लेटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होते हैं, ये आपकी तरह से डेड सेल की तरह ही दिखाई देते हैं। जब भी डेड होते हैं तो ये आपके डीस्क्यूमस होते हैं, मतलब ये आपके बाहर निकलते जाते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है। ये आपके डेड सेल्स फिल्ड विद द क्रिएटिन्स। तो बेसिकली इन सेल्स में जो है साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, इनमें कम्प्लीटली प्रोटीन फाइबर जो कि क्रिएटिन का बना होता है वो प्रेजेंस होते हैं। ये आपके स्ट्रेटम ल्यूसिडियम पार्ट है, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंस होते हैं। ये आपके लेमिलर ग्रेन्यूल्स हैं, ये आपके क्रिएटिनोसाइट्स हैं जो कि क्रिएटिन प्रोटीन्स से बने होते हैं और यही एक तरीके से स्किन को बनाते हैं। इसमें होते हैं आपके स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, फिर आपका है स्ट्रेटम बेसल्स, ठीक है। ये फिर आपका ये है मेलनोसाइट्स जो कि मेलेन पिगमेंट्स बनाते हैं, इससे ही आपके मेलेन पिगमेंट्स बनता है जो कि हमारी बॉडी के कलर के लिए, जो आपकी स्किन कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका मार्क्ड सेल है, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके डर्मिस एरिया पे प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके एपिडर्मिस का। एंड इट इज अ सुपरफिशियल लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ द स्ट्रेटिफाइड केटिनाइज्ड स्क्विमस एपिथेलियल। तो जो आपका स्किन का एपिडर्मिस है वो एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड है, मतलब मल्टी लेयर होते हैं, और ये स्क्विमस टाइप के होते हैं, मतलब फ्लैट टाइल्स की आकार के शेप के होते हैं, और ये होते हैं केटिनाइज्ड, मतलब उनमें जो मेन प्रोटीन क्या होगा, क्रिएटिन प्रोटीन। एंड देयर इज नो ब्लड वेसल्स एंड द नर्व एंडिंग। तो इनमें जो है कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ना ही नर्व एंडिंग्स होते हैं। ब्लड वेसल्स नहीं होते इसका मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं हमारे डीप लेयर से हमको मिलता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड इट्स डीपर लेयर आर द बाथ इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स फ्रॉम द डर्मिस विच प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रेन अवे द एज ए लिम्फ, ठीक है। तो हमारे डर्मिस से ही हमारे एपिडर्मिस को जो भी न्यूट्रिशन पार्ट हैं, ऑक्सीजन हैं, आपके न्यूट्रिएंट हैं, आपके ग्लूकोज वगैरह हैं, आयंस हैं, वो मिलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द डीपेस्ट लेयर फ्रॉम द जर्मिनेटिव सेल्स विच प्रोड्यूस द एपिडर्मल लेयर। सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है जो एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर है, एक तरीके से वो जर्मिनेटिव सेल्स हैं जो कि नए सेल्स बनाते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड द सरफेस सेल्स आर फ्लैट होते हैं, स्क्विमस शेप के होते हैं। नॉन निक्लेटेड मतलब उसमें निक्लेटेड नहीं होते हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड स्क्विमस इन विच साइटोप्लाज्म आर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस प्रोटीन दैट इज अ क्रिएटिन प्रोटीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो एपिडर्मिस का सबसे सुपरफिशियल लेयर है, एक तरीके से वो डेड सेल हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से उनमें जो आपके साइटोप्लाज्म हैं वो प्रेजेंस नहीं होते हैं, वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं आपके क्रिएटिन प्रोटीन से, जो कि क्रिएटिन फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। एंड ए हेल्दी एपिडर्मिस डिपेंड्स ऑन डी-स्क्विमेशन मीन्स शेडिंग ऑफ द क्रिएटिनाइज्ड सेल्स फ्रॉम द सरफेस। तो ये कंटिन्यूसली जो है आपके डेड सेल्स जो हैं आपके आउटर लेयर से बाहर निकलते रहते हैं ताकि नए सेल्स बने और उनको रिप्लेस करें। तो इस तक से एक साइकिल चलते रहते हैं, ये होना जरूरी है एक हेल्दी एपिडर्मिस के लिए। उसके अलावा इफेक्टिव केराटिनाइजेशन ऑफ द सेल्स अप्रोचिंग द सरफेस, जब वो सरफेस तक पहुंचते हैं नए सेल्स, तो वो कम्प्लीटली केराटिनाइज्ड होना चाहिए, कम्प्लीटली केराटिन से बने होने चाहिए। एंड इट इज कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द डीपर लेयर, क्योंकि अपर लेयर पे सेल लेड होते हैं, उनका कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो पाते हैं। इससे जो डीपर लेयर है जहाँ पे आपके जर्मिनेटिव सेल्स हैं जो कि सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपर लेयर है, अपर सरफेस है, आपके डेड सेल्स हैं, वो विद इन ए मंथ में कम्प्लीटली एक बार चेंज हो जाते हैं। मतलब हमारा सबसे ऊपर का जो लेयर है पूरी स्किन का, वो हर महीने में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हेल्दी एपिडर्मिस के लिए, ठीक। एंड the dermal papillae are arranged in parallel line and make the fingerprint in rigid surface like palm, finger and the hand and the soles.
तो जो आपका जो पाम एरिया है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं इस एरिया की देखें, तो इस एरिया में आपका जो डर्मल पेपिली है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, पेलर फॉर्म में होते हैं, और एक तरीके से यही जो है हमारे इस पाम एरिया को या टोस एरिया को जो है एक रिजिड प्रोवाइड करता है। बाकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्किन है थोड़ा सा टफ और रिजिड होगा। और इनमें जो फिंगरप्रिंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक हर इंडिविजुअल पर्सन का अलग होता है, इन फिंगरप्रिंट्स का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं डर्मल पेपिली से ही होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस हैं कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसके कारण से बनता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डर्मल पेपिली इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन आवर पाम एंड टोस। ठीक है, एंड नाउ कम टू द स्किन टोन एंड स्किन कलर। क्योंकि आपका एपिडर्मिस सबसे ऊपर लेयर है, तो जो स्किन का कलर है वो इन्हीं पे होगा। ठीक है, जिसके हम देख सकते हैं ये अलग शेड्स हैं आपके स्किन का। ठीक है, ये डार्क से ब्राइट की ओर, तो इनका जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं आपके मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। जितनी हाईली पिगमेंटेशन होगी उतनी उसका स्किन का कलर जो है डार्क होगा, या कुछ कंडीशन में भी स्किन कलर चेंज हो सकते हैं। और ये जो कलर है एक तरीके से जेनेटिकली भी होता है। अगर हम एक ही जीन्स की बात करें तो लगभग कलर जो है सिमिलर होते हैं। अगर अलग अलग जीन्स आपस में क्रॉस ओवर होते हैं तभी जो इनका कलर जो है डिफरेंस हो सकता है। एंड द मेलानिन इज ए डार्क पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन एमिनो एसिड। तो जो मेलानिन प्रोटीन है, मेलानिन जो है एक तरीके से आपके टायरोसिन एमिनो एसिड से ही बना होता है, जो कि आपके मेलानोसाइट से रिलीज होता है। ये जो मेलानोसाइट्स है वो आपके एपिडर्मिस के डीपेस्ट लेयर पे प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, जो जर्मिनेटिव लेयर हैं उन पे। ठीक है, एंड इट इज द एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स। दिस अमाउंट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड वेरीज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग जीन्स पे अलग हो सकते हैं, मतलब जेनेटिकली इनका डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ जीन्स के कारण जो है आपके जो स्किन कलर है वो बहुत डार्क होता है, कुछ वाइट होते हैं, तो ये आपके जेनेटिकली डिफर करता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट इन सनलाइट। तो कहीं ना कहीं जो स्किन का टोन है वो एक तरीके से हमारे बॉडी के जो बॉडी में जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट से, उसको से बचाता है। और जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा सनलाइट पे आपकी स्किन का कलर जो है उतना ही डार्क होगा, क्योंकि जो मेलानिन प्रोटीन्स हैं वो बनते रहते हैं। मीन्स सनलाइट एक्सपोजर प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट इज द नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन सर्कुलेशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर में अगर आप वाइट हैं, सपोज आप इस टोन के हैं और आपकी बॉडी में जो नॉर्मली सर्कुलेशन अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है आपकी डर्मिस एरिया को, तो आपका जो स्किन कलर है थोड़ा सा पिंकिश होते हैं। ठीक है, और बात करें हम लोग लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जहर खाने के बाद या जो आदमी हाई टॉक्सिकेंट होते हैं, जिनमें आपकी साइनाइड पॉइजनिंग होती है, या फिर जिनमें जो आपके ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है स्किन एरिया पे, तो उनका जो कलर है वो ब्लूइश हो जाता है। इसलिए हम जैसे कि देखते हैं कि जो जहर खा लेते हैं, जो पॉइजन कर लेते हैं, उनका जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है। तो नीला मतलब होता है कि उन एरिया पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली या ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सभी जो कलर है वो चेंजेस हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग एक्सेसिव बाइल पिगमेंट, जैसे कि आपकी जॉन्डिस की बात करें जिसे हम बोलते हैं पीलिया, तो जिन पेशेंट्स को पीलिया होता है या जॉन्डिस होता है तो हमने देखे हैं कि उनका जो स्किन कलर है वो भी येलोइश हो जाता है। तो जो येलोइश कलर है वो बेसिकली आपके एक्सेसिव बाइल पिगमेंट के थ्रू होता है। बाइल पिगमेंट के अधिकता से ही हमारे शरीर का स्किन का टोन जो है वो येलोइश हो जाता है। सो दिस आर बेसिक थिंग्स अबाउट द स्किन कलर एंड टोन। एंड नाउ कम टू द डर्मिस लेयर। सो दिस इज द डर्मिस लेयर। यहाँ से आपका यहाँ तक जो है फैटी लेयर के अपर पार्ट और एपिडर्मिस के लोअर पार्ट, ठीक है, वो आपका है डर्मल लेयर या फिर डर्मिस लेयर। तो इनमें ही मेजर चेंज जो होते हैं, चाहे ब्लड वेसल्स की हो, आपके स्वीट ग्लैंड्स की हो, आपके हेयर फॉलिकल्स की हो, या फिर सेंसरी ऑर्गन्स की हो, ये इसमें प्रेजेंस होते हैं। सो द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक। ये टफ होते हैं और इलास्टिक होते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज एंड मैट्रिक्स कंटेन्स कोलेजन एंड द इलास्टिक फाइबर। तो इनके जो मैट्रिक्स हैं, इनका जो टिश्यूज हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, और जो आपका मैट्रिक्स है उसमें आपके कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंस होते हैं, इसलिए इनमें जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी होती है। एंड द ओवर स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ओबेसिटी, इलास्टिक फाइबर आर रप्चर एंड प्रोड्यूस स्ट्रेयर और स्ट्रेच मार्क्स। जैसे कि आप देखे होंगे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई ओबेस पेशेंट है,
उनमें कुछ स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जो कुछ मार्क्स होते हैं जो परमानेंटली होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो डर्मिस लेयर है, इस डर्मिस लेयर में जो प्रेजेंस इलास्टिक फाइबर्स है, उन इलास्टिक फाइबर के रप्चर होने की वजह से जो है एक तरीके से कम्प्लीटली वो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और उनका जो कलर टोन है, उनका जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो दिखाई देते हैं, जो कि परमानेंट हो जाते हैं। कुछ हद तक हम उसको नए नए जो थेरेपी आ रहे हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स होते हैं आपके, उनके थ्रू जो है हम कुछ जो उनका स्किन मार्क्स है, स्ट्रेच मार्क्स है, उसको कवर अप कर जाते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड the collagen fibers bind water and the give skin tensile strength, but as the ability declines with the age, wrinkles develop। जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनका क्या रोल है, वो हमारे बॉडी में जो वाटर है उसको बाइंड करके रखता है। धीरे धीरे जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एजिंग के दौरान, और ये वाटर कंटेंट कम होता है तो डिहाइड्रेट होते हैं। जब डिहाइड्रेट होगा तो आपको जो स्किन में रिंकल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उस रिंकल की वजह जो है एक तरीके से एजिंग है। एजिंग मतलब उस स्किन एरिया का जो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और आपको रिंकल्स दिखाई देंगे आपकी स्किन पे। ठीक है, एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वीट ग्लैंड्स एंड हेयर, एरेक्ट पिली मसल्स एंड द सेबेसियस ग्लैंड्स। तो इनका हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है। बात करें हम ब्लड और लिम्फ की, तो कहीं कहीं ये आपके सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड। ठीक है, बात करें सेंसरी नर्व्स की, तो जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी फीलिंग्स हैं, टच हैं, सेंस हैं, आपके प्रेशर है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, वो इन्हीं ऑर्गन से, इन्हीं सेंसरी नर्व से ही आपके जो स्टिमुलस हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। आपके स्वीट ग्लैंड से स्वीटिंग होती है जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। आपके हेयर्स हैं, ठीक है, आपके एरेक्टल पीली मसल्स हैं, जो कि एक तरीके से इनके बीच में एक मसल्स होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं एक तरीके से इस हेयर को बांध के रखता है। जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाना हम लोग बोलते हैं ना, कुछ कंडीशन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन जो आपके एरेक्टल पीली मसल्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन से ही जो आपके हेयर है वो आपका स्ट्रेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। तो उसमें बेसिकली रोल है आपके एरेक्टल पीली मसल्स का। उसके बाद करें सेबेसियस ग्लैंड्स की, तो जो कि ये है आपका सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से सीबम आपके निकलते हैं, जो कहीं कहीं आपके जो हेयर हैं, हेयर के जो स्मूथनेस है, जो शाइनिंग है, वो इसी सेबेसियस ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन है उसके थ्रू होता है। ठीक है, एंड नाउ कम टू द स्पेसिफिक मेजर फंक्शंस ऑफ द स्किन। सो फर्स्ट इज द सेंसरी फंक्शंस। जैसे हमने कहा कि हमारे डर्मिस एरिया पे क्या होंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होंगे, जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंस होते हैं, ताकि वो सेंस को, जो आपके स्पेशल टच हैं, आपके फील है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसको सेंस करके सिग्नल्स प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन की ओर, स्पाइनल कॉर्ड की ओर, और उससे जो हमको जो बॉडी में रिस्पॉन्स है वो आने लगता है। सो इट कंटेन्स सेंसरी रिसेप्टर्स दैट से स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स सेंसिटाइज्ड टू द टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल सेंसरी रिसेप्टर्स लाइक स्टिमुलस, मेसिनर्स कॉर्पस्कल्स फॉर द लाइट प्रेशर, पेक्नियन कॉर्पस्कल सेल, जैसे कि ये आपका पेक्नियन कॉर्पस्कल सेल है, इस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो है एक तरीके से आपके डीप प्रेशर्स को सेंस करता है। फिर आपका फ्री नर्व एंडिंग जो कि पेन को सेंस करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेटर या टेम्परेचर रेगुलेशन, जो कि आपके स्वीटिंग के थ्रू होता है, बाय द स्वीटिंग थ्रू द स्वीट ग्लैंड्स। तो स्वीट ग्लैंड्स या स्वीटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके टेम्परेचर रेगुलेशन पे। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय स्वीटिंग भी बढ़ जाती है, ताकि आपकी बॉडी से जो वार्म है वो बाहर आ सके और आपका जो बॉडी है वो कोल्ड हो सके। अगर आपकी बॉडी जो है ठंडे पड़ जाते हैं तब हमारे बॉडी में सीवरिंग होती है, जो आपके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप कांपते हो। जब कांपोगे इसका मतलब आपके मसल्स जो हैं ट्विचिंग होगी, स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच से हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। अपोजिट जो स्वीटिंग है वो आपके हाई बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, लो में लाता है, ताकि आपका जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके, आपका जो होमोस्टेसिस है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, and the sweat glands are mainly two types. First is the eccrine and second is the apocrine. तो दो टाइप के होते हैं स्वीट ग्लैंड्स, जो कि अलग होते हैं। सो eccrine sweet glands more common, open at skin surface. They produce clear watery fluids important for the regulation of the body temperature. तो जो आपके जितने भी आपके स्किन में जो स्वीटिंग ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एपोक्राइन, एक होता है इक्राइन।
तो इक्राइन्स बहुत ही कॉमन होते हैं और ये आपके बहुत छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, जिससे आपकी जो वाटरी मटेरियल है, आपका जो स्वीटिंग है वो एक्सेसिव में रिलीज होते रहता है, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जिसकी बात करें हम लोग एपोक्राइन की, तो एपोक्राइन ग्लैंड्स ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स में आपकी ओपनिंग होती है वो आपके एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंड बिकम एक्टिव एट द प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के दौरान जो हैं एक्टिव होते हैं, और इट में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल ऑरगल। तो जो आपके एडल्ट कंडीशन में जो प्यूबर्टी कंडीशन होते हैं, जब आप एडल्ट होते हैं तब आपके बॉडी से आपके एपोक्राइन ग्लैंड से कुछ रिलीज होते हैं, कुछ सेक्शन स्वीट रिलीज होते हैं, जो कि एक तरीके से उसमें एक स्मेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको दूसरे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये इसके रिस्पॉन्सिबल है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। अब से आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर होने की वजह से जो ये प्राइमरी होस्ट डिफेंस सिस्टम का काम करता है। द स्किन फॉर्म्स इट रिलेटिवली वाटरप्रूफ लेयर, वाटरप्रूफ लेयर प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी वाटरी कंटेंट है, मॉइस्चर है, हमारे बॉडी में अंदर ना जा सके। एंड इट प्रोवाइड्स द मेनली बाय द केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो अपर लेयर है उसमें केराटिनाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो केराटिनाइज एक तरीके से वाटरप्रूफ हैं, ताकि हमारी बॉडी इजीली वाटर कंटेंट ना कर सके, आपके मॉइस्चर जो है बाहर ना सके, ना अंदर से बाहर से अंदर ना सके। एंड इट विच प्रोटेक्ट्स डीपर एंड मोर डेलिकेटेड स्ट्रक्चर। They involve in the non-specific defense systems like invasion by the microorganism, chemicals, physical injury like mild trauma, ultraviolet light and dehydration। तो ये बेसिक आपके नॉन डिफेंसिव सिस्टम में, नॉन स्पेसिफिक डिफेंसिव सिस्टम में काम करता है। हमारे बॉडी को जो है फिजिकल इंजरी से बचाता है, टेम्परेचर से बचाता है, जो भी केमिकल इंजरी हो उससे बचाता है हमारे ऑर्गन्स को, या फिर जो भी माइक्रोबियल अटैक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही होगा, तो स्किन के थ्रू ही आएगा, तो उससे भी हमारी बॉडी को आपके बचाता है आपका स्किन का आउटर लेयर। एंड द एपिडर्मिस कंटेन्स स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स दैट इज ए डेंड्रिटिक Langerhans cells which is a type of macrophages। ठीक है, इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटिक एक्शन। तो जो हमारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर में कुछ इम्यून सेल्स होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस हैं, वो हैं आपके डेंड्रिटिक। इसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे एपिडर्मिस में कौन सा मैक्रोफेजेस प्रेजेंस होते हैं, तो वो है आपका डेंड्रिटिक्स। तो ये जो है एक तरीके से फेगोसाइटिक एक्शन शो करते हैं, मतलब ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, या बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन। तो स्किन बहुत ही लिमिटेड, बट ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है, कुछ ड्रग्स के लिए, कुछ आपके मेडिसिन के लिए। फॉर द सम ड्रग्स और सब्सटेंस कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्किन, फॉर एग्जांपल्स इन द ट्रांसडर्मल पैचेस। ये क्या होते हैं, ये हमारे जो आपका स्किन है, स्किन की जो अपर लेयर एपिडर्मिस है, फिर लेयर आपका डर्मिस लेयर है, तो उस डर्मिस लेयर पे हम कुछ ड्रग जो है इम्प्लांट कर देते हैं, उसको सर्जरी के थ्रू हम काटते हैं और ड्रग को एक फॉर्मुलेशन के थ्रू हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं, उसको लगा देते हैं और फिर हम उसको सील देते हैं। ठीक है, टाका मारते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो ड्रग मेडिसिन हैं जिसमें हम इम्प्लांट किए हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में ड्रग को, मेडिसिन को रिलीज करते हैं, तो आपके डर्मिस के थ्रू ही वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी ड्यूरिंग द मेनोपॉज, जैसे कि मेनोपॉज के दौरान हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम करते हैं, या फिर निकोटीन एज एन एड टू स्मोक सीजन, जो आपके निकोटीन का जो गम आता है, निको गम, या फिर आपके जो च्यूबल टेबलेट होते हैं निकोटीन का, वो भी समझ लो थोड़ा बहुत हमारे स्किन पे ही, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसकी स्किन में रखते हैं, तो वो सब रिलीज करता है और धीरे एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है। एंड सम टॉक्सिक एलिमेंट्स लाइक मरकरी, तो मरकरी भी बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसलिए हम मरकरी को हाथ नहीं लगाते हैं। आप जब मरकरी का प्रैक्टिकल किए होंगे फिजिक्स में 11th-12th में, तब भी आप देखे होंगे कि अब उसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है स्किन के थ्रू, और ये जो मरकरी है बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है। ठीक है, जो हम बात पढ़ेंगे आपके हेमेटोटॉक्सिसिटी, उसमें हम इसको बात करेंगे इस बारे में। एंड नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन। आपका जो स्किन है वो एक तरीके से माइनर एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स भी हैं, हमारी जो स्वीटिंग है उसके थ्रू बहुत सारे ड्रग हैं वो रिलीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, द स्किन से माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर सम सब्सटेंस इंक्लूडिंग NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड इन स्वीट। एक्सेसिव स्वीटिंग may lead to the low blood sodium and hyponatremia as well as urea, especially when the kidney function is impaired।
ठीक है। तो ये हमारे जो किडनी अगर हैं काम नहीं करते हैं, क्योंकि किडनी इज़ द मेजर ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है। हम किडनी से जो बहुत सारी जो ड्रग हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके यूरिन के थ्रू ही पास आउट हो जाते हैं। अगर किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं किया तो उस कंडीशन में जो यूरिया का जो एक्सक्रीशन है वो हमारी स्किन की स्वेटिंग से भी हो सकता है, और नॉर्मली जो है आपका इनिशियल बाहर निकलते रहता है स्वेटिंग के थ्रू। इसलिए जो है गर्मी के दिनों में हमारे बॉडी से जो सोडियम क्लोराइड है या सोडियम है, आयन बहुत कम हो जाता है ब्लड में, और बीपी फॉल हो सकता है। इसलिए हमको कहा जाता है कि हम बार बार इलेक्ट्रोलाइट लेते रहें, और इसलिए हमारा जो स्वीट है, जो पसीना का जो टेस्ट है वो आपका नमकीन होता है, क्योंकि उस स्वीटिंग पे NaCl या सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है वो बाहर एक्सक्रीट होते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शंस। एंड इसके अलावा द एरोमेटिक सब्सटेंस लाइक गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस, जो एरोमेटिक सब्सटेंस हैं जो कि एरोमा फ्लेवर, जो एरोमा गंध हैं, स्मेल्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका प्याज हो गया या लहसुन हो गया, ठीक है, गार्लिक है, तो वो उनका भी जो एक्सक्रीशन है वो स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन इज द विटामिन डी फॉर्मेशन, क्योंकि विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे स्किन से ही होते हैं धूप के प्रेजेंस में, जो आपकी सनलाइट है उसके प्रेजेंस में। सो द 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको नोट कर लीजिए। 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी स्किन से प्रेजेंस होते हैं, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज ए लिपिड बेस्ड सब्सटेंस इन द स्किन विच इज कन्वर्टेड टू द विटामिन डी बाई सनलाइट। दिस विटामिन इज used with the calcium and the phosphate in the formation of and maintenance of the bone। तो जो आपके स्किन के अंदर में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंस होते हैं, ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट्स होते हैं आपके विटामिन डी पे, और विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। ये कैल्शियम को या फॉस्फेट को रिटेन करता है हमारे बोन के अंदर में, और एक तरीके से बोन की जो डेंसिटी है वो बढ़ाता है। तो इसलिए हमको धूप में रहना भी जरूरी है। धूप में आप रहेंगे तो आपके बॉडी के अंदर में इजीली विटामिन डी मिलते रहते हैं, इसलिए विटामिन डी बनाने के लिए आपको धूप में जाना जरूरी है कुछ समय के लिए। लॉन्ग टर्म तक मत रहिए, लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जो हार्मफुल रेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द वुंड हीलिंग। जो स्किन है वो एक तरीके से हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं जो ऑटोमेटिकली रीजनरेट और रिपेयर होते हैं। सो वुंड हीलिंग में क्या होता है, जैसे कुछ छोटे मोटे घाव लगते हैं, कट लगते हैं, तो वो कट जो है आप कुछ भी दवाई मेडिसिन यूज़ नहीं करोगे तब भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो इनके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वुंड हीलिंग आपके डिटेल में सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी में है। तो वुंड हीलिंग मतलब घाव का ठीक होना, टिश्यू रीजनरेट या रिपेयर होना। रिपेयर का मतलब होता है, रीजनरेट का मतलब होता है कम्प्लीटली न्यू सेल्स बन जाना। रिपेयर का मतलब होता है वहाँ पे जो टिश्यूज हैं, नए टिश्यूज तो नहीं बनते हैं पर वो फिल हो जाते हैं बाय द फाइब्रस टिश्यूज, ठीक है। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपके अगर वुंड्स होंगे, कोई चोट लगेगा, आपकी इंजरी होगी स्किन पे, ये स्किन का है, अपर लेयर है, एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ठीक है। तो चोट लगेगी, आपके ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, ब्लड फ्लो होगा कुछ समय के लिए। तो उस चोट के दौरान, उस इंजरी के दौरान आपके सेल्स हील करने की कोशिश करेगा। उसके लिए जरूरी है इन्फ्लामेशन। जब भी आपको चोट लगती है किसी एरिया पे तो उसमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। क्या उसके साइंस हैं, जैसे कि आपका रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग होना, एक रेड स्पॉट बनना, आपके टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है। ये उनके बेसिक फीचर हैं, सिम्टम्स हैं आपके इन्फ्लामेशन के, ठीक है। जब ये होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। ये जो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपके इंटरल्यूकिन है, साइटोकाइंस हैं, वो इन्वॉल्व होंगे। और एक तरीके से जो फेगोसाइटिक मॉलिक्यूल्स हैं आपके ब्लड के अंदर में, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स को आपके इस एरिया पे लाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं ये आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये जो सेल्स हैं दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो कि फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपके फेगोसाइट्स हैं। ये जो फेगोसाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो आपके इंजरी के दौरान जो विट्रियल इंटरनेशंस हैं उसको अटैक करके, डाइजेस्ट करके किल करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो आपके फाइबर्स बनाएंगे और आपके सेल्स को रीजनरेट करेंगे, और इस तरीके से जो आपके नया टिश्यू बन जाएगा, आप कम्प्लीटली इस तरीके से ठीक हो जाएंगे, जो कि हम डिटेल बात करेंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। एंड सो this is the basic anatomy and physiology of the skin that is a part of endocrine systems. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.